इसका पार्ट कितना होगा ये? इससे पहले वीडियो बनाए थे कितना 10 पार्ट दिखे थे इसमें? इसका नहीं बनाए थे। परिवहन के बारे में बताए थे ना, इससे पहले भी बताए थे। पहला दूसरा 4 होगा। चलो देखो इसमें देख लेना, इससे पहले और वीडियो नहीं बनाया था उसका। इससे पहले इस अध्याय का नाम देखो परिवहन के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में बना चुके हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे सिर्फ ध्यान दो, यहाँ जितना भी है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब परीक्षा में भी पूछा जाता है और अन्य जो भी एग्जाम होता है कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है। जितना जो लिखे हैं सब कहेंगे ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। और इस अध्याय हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन तंत्र। हम लोग के शरीर में जो होता है, बोले थे ना, हम लोग के शरीर में जो परिवहन तंत्र होता है वह कैसे होगा, सिर्फ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिवहन तंत्र देखो मुख्य रूप से कौन होगा, सबसे पहले हृदय होगा। बोले थे जैसे हम लोग पंप काम, जैसे मोटर का काम क्या है, वह पानी को खींचने काम करता है ना, उसी तरह से हम लोग शरीर जो है ना हृदय होता है। हृदय हो गया मुख्य रूप से हो गया, देखो हम लोग है ना या हृदय हो गया। उसके बाद रक्त, धमनी, शिरा, ये सब जो है मुख्य रूप से यहाँ हमारे शरीर में जो खून को दौड़ाने का काम करता है। तो उसी के बारे में जितना हम लोग अभी पढ़ेंगे, सिर्फ हम मानव के लिखा है ना, मानव में परिवहन तंत्र, मानव के बारे में हम पढ़ेंगे। शरीर में किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचता है और हम लोग के पूरे शरीर तक यानी खून कैसे पहुंचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में परिवहन तंत्र कैसे होता है, तो मानव में हृदय, रक्त, धमनी। धमनी याद रखना, धमनी में बोलेंगे हम लोग को कौन सा रक्त बहता है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में वह शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त मतलब ये नहीं कि अब उसमें खराब रक्त होगा। शुद्ध अशुद्ध मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, पीछा क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए रहो। इस जितना भी पूछे सभी हम इस सभी पूछेंगे भी, इसका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। बहुत चीज इसमें लिखाया नहीं है, इसको हम जब खड़ा करके पूछेंगे, अभी हम बोलेंगे फिर से पूछेंगे भी। अभी जैसे हम बोले शुद्ध रक्त मतलब क्या हुआ, ये सब कहीं लिखा हुआ है। शुद्ध रक्त मतलब उसके बाद लिखा अशुद्ध रक्त मतलब। अब ऐसा नहीं अशुद्ध मतलब वहाँ खराब खून होगा, खराब खून होगा, गंदा, इसका मतलब समझना। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें शुद्ध कहने का मतलब गया उसमें सिर्फ ऑक्सीजन बहेगा उसके साथ, और जहाँ लिखा है यानी अशुद्ध रक्त इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होगा। जैसे हम लोग अभी सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, सांस में क्या क्या लेते हैं, सीधे ऑक्सीजन नहीं खाली लेते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे गैस मिला हुआ है। जैसे वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन गैस है, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। 78% हम लोग यानी वायु में भी मिला हुआ है। 78.0 या इससे आयतन हिस्सा इतना रहता है। और क्या रहता है इसमें, पहला पूछेगा वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78%। उसके बाद रहता है ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत आता है इसमें, तो यानी 20.99%, उसको लगभग में 21% माना जाता है। यानी 21% ऑक्सीजन रहता है। ये हो गया नाइट्रोजन, 21% रहता है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत रहता है, 0.03 इतना तत्व। और उसके बाद आर्गन कितना, आर्गन निष्क्रिय गैस है वह कितना प्रतिशत पाया जाता है, सबसे ज्यादा मतलब पूछेगा निष्क्रिय गैस जो है वह वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल किसको बोलेंगे, हम लोग जो चारों तरफ ही देख रहे हैं सब क्या है, वायुमंडल है ना। तो उसमें बोलो 78% देखो नाइट्रोजन रहता है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 रहेगा 0.03%। उसके बाद आर्गन कितना रहता है, आर्गन केमिस्ट्री में लिखाए थे 0.99%, लगभग इसको 1% मान लिया जाता है। सिर्फ निष्क्रिय गैस यही है जो पाया जाता है। और इतना भारी पूछेगा ऐसा कौन सा निष्क्रिय गैस है जो सबसे भारी है, जो सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है, तो वह है रेडोन। रेडोन ऐसा है जो सबसे भारी है, वह पृथ्वी पर पाया जाता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस में ये सभी गैस अंदर चला जाता है। जो भी शरीर के अंदर जाने के बाद उसको क्या करता है, हम लोग जो है रक्त हो गया, इस धमनी जो है ना वह क्या करता है, जो शुद्ध रक्त है उसको पकड़ लेता है। कौन, धमनी किसको पकड़ता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब क्या, इस अभी हम लोग शरीर में जब एक बार सांस अंदर लेते हैं तो ये सभी गैस जाता है। ये जाने के बाद हम क्या करता है, धमनी यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन वाला को अपनी ओर खींच लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त। लेकिन शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त वो अपने साथ ले जाता है। नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, आर्गन हो गया, इस सब को अपने साथ ले जाता है। फिर उसको वहाँ से पूरे शरीर में जाने के बाद फिर उसको वहाँ से बाहर कर देता है। उसको फिर बाहर कौन, इसलिए उसको लिख दिए हैं अशुद्ध रक्त बोलेंगे। अशुद्ध रक्त कौन कौन हो गया, समझ गया ना। क्वेश्चन पूछेगा अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो शिरा में। और उसके बाद बोलेंगे शुद्ध रक्त किसमें बहता है,
धमनी में, लेकिन अपवाद में है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना हृदय के बारे में, उसके बारे में बताएंगे उसमें भी। आप देखो उसके बाद पहले समझिए ना, मानव में परिवहन तंत्र कौन कौन करेगा। तो मुख्य रूप से हो गया हृदय, हो गया रक्त, हो गया शिरा, हो गया धमनी, हो गया। और हम लोग शरीर में होता है केशिकाएं। कोशिका नहीं बोले, केशिकाएं। तो जो केशिका समझता है ना, दोनों रहेगा। उसके बाद जो जैसे हो गया वृक्ष, हो गया वृक्ष का सबसे लास्ट। Incoming call from ध्यान दो यहाँ पर रक्त, ये समझिए नहीं परिवहन तंत्र। आप देखो हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। हम लोग मुख्य रूप से इसमें जितना लिखा है सिर्फ रक्त के बारे में लिखा हुआ है। रक्त हम लोग बोलो, रक्त का रंग क्या होता है। हम लोग शरीर जो रक्त, उसका रंग लाल पूछेगा। हम लोग शरीर जो है रक्त, उसका लाल रंग क्यों होता है, क्या कारण से लाल होता है। उसमें मिला रहता है, एक होता है हीमोग्लोबिन। जैसे पेड़ पौधे जो होता है ना, पेड़ पौधा हरा क्यों रहता है, पेड़ पौधा हरा रहता है, लेकिन हम लोग ब्लड होता है लाल। तो यह हीमोग्लोबिन का, लेकिन पेड़ पौधा का जो वह पत्ता हुआ हरा क्यों होता है, वह देखिए वह हरा रहता है। क्लोरोफिल या पर्ण हरित उसी बोला जाता है। रक्त में देखो क्या होता है, यह एक तरल संयोजी है। जैसे हम लोग जैसा खून होता है तो वह जैसे सीधे बहता है, वह क्या वह देखिएगा चिपचिपा रहेगा उसमें, ऐसे चिपचिपा रहता है इसमें। तो वह एक तरल संयोजी ऊतक है। जैसे पानी बहता है वैसे बहेगा, या उससे थोड़ा मोटा होता है जो ब्लड होता है ना। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होता है। ब्लड का pH मान जो होगा कितना होता है, 7.4। बोलो ये अम्लीय है कि क्षारीय है, बोलो रहे तुमरे, बोलो जल्दी। 7.4 मतलब अम्लीय की क्षारीय है, क्षारीय है। जिसका pH मान 7 होगा उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे कि क्षारीय बोलेंगे कि उदासीन बोलेंगे। जिसका pH मान 7 होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको उदासीन बोलेंगे। बैठो। तो हम लोग देखो, हम लोग जो खून का रंग है ना, क्या उस खून का रंग क्या होता है, 7.4। इसका मतलब क्षारीय होता है। अगर 7 अगर 6 से 6 होगा तब क्या होगा, अम्लीय। तब अम्लीय मतलब होगा खट्टा, खट्टा लगेगा। खून देखो कभी खट्टा लगता है, वह कैसा लगता है, क्षारीय लगता है। मतलब क्षारीय किसको बोलेंगे, जो थोड़ा तीखा रह जाता है उसको बोलेंगे क्षारीय बोलेंगे इसको। तो हम लोग देखता है कभी खून बहने लगता है तो उसको तुरंत सब मुंह में ले लेता है उसमें। तो वह क्या होता है, इसमें 7.4 जितना होता है उसका pH में होगा। 7.4 होने के कारण वह क्या खट्टा नहीं लगता है, वह क्या होता है, वह क्षारीय होता है। और मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, जो वयस्क व्यक्ति है, उसके रक्त जो पूरे शरीर में जो होगा ना, उसको 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर वह दिक्कत होगा। कभी कभी देखता है डॉक्टर कहता है ब्लड की कमी है, इसका मतलब 5-6 लीटर हुआ, 5 लीटर भी चलेगा, उससे 5 से 6 लीटर होना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति बोले हैं रक्त होता है तथा शरीर के भार के अनुसार 7%। अगर जिसका शरीर का वजन है, वजन के अनुसार भी उसका शरीर में ब्लड होगा। अब मान लो कि जैसे अब हाथी या चूहा में अंतर करेंगे तो बोलो वहाँ अंतर है कि नहीं अंतर है। तो उसी तरह से इसमें भी देखेंगे उसके वजन के अनुसार भी होता है। अगर जिसका भार ज्यादा होगा तो उसके वजन के अनुसार 7% क्या होगा, उसका ब्लड होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मानव शरीर के भार के अनुसार उसका कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो भार के अनुसार 7%। बोलेंगे मानव शरीर में रक्त कितना होता है, एक सामान्य वयस्क में खून कितना होता है, 5 से 6 लीटर। लेकिन पुरुष में कितना होता है, पुरुष और महिला में अलग अलग होता है। पुरुष में जो होता है ना, अगर मान लो पुरुष में 5 लीटर होगा तो महिला में कितना होगा, उससे आधा लीटर कम रहता है महिलाओं में। पुरुष की अपेक्षा उसमें आधा लीटर ब्लड कम होता है महिलाओं में। रक्त को देखो आप यहाँ से पहले समझिए ना, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका pH मान 7.4 होता है। और यह बोलेंगे इसमें क्षारीय होता है, सुनने लिखे हैं। पूछेगा इसका जो है या इसका या कैसा होता है, तो 7 में जो ही 4 होगा, 7 से अधिक होगा तो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। और यह भार के अनुसार 7% पाया जाता है ब्लड एक वयस्क व्यक्ति में। आप मान लो जो बोलेगा छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा में बोले इतना ब्लड होगा ही, तो वह वयस्क व्यक्ति हो गया। जैसे 18 से ऊपर हो गया है तो उसका 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और वह वयस्क व्यक्ति होना चाहिए वह, और वह स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। नहीं कि अब जो बीमार होगा उसमें भी इतना होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड कम हो जाता है। उसके बाद भार के अनुसार पूछेगा 7%। अब देखो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। हम लोग जो शरीर में होता है ना, 2 भाग होता है। एक होता है तरल भाग और एक होता है जिसको बोलेंगे रुधिराणु बोलेंगे, जिसको ठोस भाग बोला जाता है। तरल भाग को देखो, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा जो है ना 55% पाया जाता है। बोलो जब 55% प्लाज्मा पाया जाएगा तो उसके बाद अवशेष कितना बचा है,
इन्हें इसमें जो हो गया देखो 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा हो गया। तो शेष उधर कितना बच गया, 45% क्या पाया जाएगा उसमें, तो रुधिराणु। रक्त को दो भागों में बांटा गया, एक तरल भाग और दूसरा हो गया ठोस भाग। ठोस भाग मतलब है रुधिराणु होता है। ऐसे तरल भाग को क्या बोलेंगे, इसमें प्लाज्मा बोलेंगे। देखिए लिखा है ना, रक्त तरल भाग, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है, जिसमें देखो अब 55% पाया जाता है इसमें। इसी में 55% क्या, जिसमें 90% जल होता है। पानी जो है 90 से 95 हो सकता है, कभी तुमको 80% दे देगा, ऑप्शन के अनुसार देखना है। वैसे करेक्ट होता है ना, 90% जल पाया जाता है। इससे कम भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कहीं 95 भी दे सकता है। तो जिसमें 90% जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन पाया जाता है, और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। ये इन्हें हम लोग सिर्फ तरल भाग समझ गए हैं। तरल भाग क्या होता है, रक्त के, आज बताएंगे इसमें। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त में प्लाज्मा जो है ना 55% पाया जाता है, जिसमें जल कितना प्रतिशत होगा, 90% जल होगा। और उसके बाद 2 नंबर कौन होगा, प्रोटीन, जिसमें 7% प्रोटीन होगा। हमको इसी के बारे में पढ़ना है, जो ज्यादा होगा उसी में पढ़ेंगे। उसके बाद 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया। आप देखो प्रोटीन हम पूछेंगे, तरल भाग जो होता है उसमें प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो लिख दिए यहाँ पर 7% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक नंबर है फाइब्रिनोजिन। ये तीनों नाम याद रखना। पहला क्या होगा, फाइब्रिनोजिन, उसके बाद दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा हिपेरिन। ये दोनों क्या करता है, देखिए लिखा मैंने, फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने का काम करता है, जमाने का। लेकिन ये कौन, ये जो है ना हिपेरिन, हम लोग के शरीर में भी बोलो क्या खून जमा हुआ है, कभी कभी देखता होगा चोट लगता है तो वहाँ पर काला क्यों हो जाता है। काला होने का मेन है कि यहाँ तुम्हारा हिपेरिन जो है ना काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड जम जाता है, जिसके कारण वह काला वहाँ हो जाता है। तो यह हिपेरिन क्या, शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता है। कौन, हिपेरिन। हम लोग कभी शरीर में देखता कहीं कटता है तो वह बढ़ने लगता है ना, जब अगर कहीं कट जाता है तो वह कितने समय के बाद अपने आप वह बंद हो जाएगा, ब्लडिंग जब होता है ना, कहीं अगर मान लो हाथ या कहीं कुछ कट जाता है तो कितना समय के बाद अपने आप वह बंद हो जाएगा। अगर मान लो कहीं कटने के बाद कितना समय के बाद ब्लडिंग अपने बंद हो जाएगा, कुछ समय मतलब कितना, 2 से 3 मिनट के अंदर वह बंद हो जाएगा अपने आप। उसको जमाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये WBC आता है, हाँ उसी बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो पहले इसके बारे में देख लीजिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दोनों काम क्या करेगा, बाहर कहीं कट गया तो वहां पर जैसे जम जाता है ना, देखिएगा ब्लड रुक जाता है, तो उसको कौन जमाता है, ये दोनों जमाने का काम करता है। लेकिन ये हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। और जो ही हिपेरिन नहीं रहता तो ये दोनों क्या करता, शरीर के अंदर ब्लड को जमा देता, तब वो जाएगा। जैसे अगर कोई पाइप है, पाइप में जैसे नली आप देखता होगा, वहाँ जाकर कोई अगर कचरा जाम हो जाएगा तो पानी जाएगा उसमें, नहीं जाएगा। तो उसी तरह से ये दोनों जमाने काम करता है। लेकिन इस अगर ये नहीं रहता तो ये दोनों क्या करता है, उसको तुरंत जमा देता है। लेकिन ये जो है ये दोनों को मतलब मार कर रखता है, इसको इस दोनों को जमाने नहीं देता। कौन, हिपेरिन। यही इसका काम है, शरीर के अंदर वह जो है वह जमाने नहीं देता, लेकिन शरीर के बाहर आएगा बस ये दोनों क्या करेगा, उसको जमा देता है वहाँ पर। और वहाँ पर हिपेरिन, अगर हिपेरिन क्या, जो ही इसमें ऑक्सीजन जाएगा उसमें तुरंत यह क्या करेगा, उसमें वह जमा देगा। लेकिन ये ऑक्सीजन इसको भी मार देता है, ऑक्सीजन। लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, जो ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उसमें CO2, बस यहाँ क्या हुआ, जम जाएगा। क्योंकि ब्लड बाहर आएगा तो वहाँ बोलो हवा लेगा कि नहीं लेगा, ऑक्सीजन के संपर्क आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसको जमा देता है। तो फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने का काम करता है, यह जमाने काम करता है, लेकिन ये इसको जमने नहीं देता। कौन, हिपेरिन का काम है या वह जमने नहीं देता, लेकिन ये दोनों काम है उसको जमा देता है। अगर बोलो हम लोग शरीर में अगर खून जम जाएगा क्या हम लोग जिंदा रहेंगे, पूरा ब्लीडिंग हम लोग सो जाते हैं, लेकिन ब्लीडिंग कभी वह रुकता है, हमेशा वह चक्कर काटते रहता है। जैसे हम लोग हृदय हो गया, हृदय कभी वो आराम करता है, वह देखिएगा हमेशा वो चलते रहेगा। वह तभी आराम करता है जब आदमी मर जाता है, तब वो आराम करता है। तो इस बढ़िया इसमें ये दोनों क्या करेगा, जमाने काम करता है, और ये इसको क्या करता है, इसको जमाने से रोकने काम करता है हिपेरिन। शरीर के अंदर यही पाया जाता है हिपेरिन, ये तीनों पाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य काम है वह उसको जमने नहीं देता है, हिपेरिन। तो हिपेरिन देखो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, जो ही शरीर के बाहर O2 के संपर्क में आते हैं ब्लड को जमा देता है। ये कौन जमा देता है, ये दोनों मिलकर के, फाइब्रिनोजिन और
प्रोथ्रोम्बिन, इसका काम है ब्लड को जमाना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इसमें, निम्नलिखित में से किसका काम नहीं है, या बोल देगा किसका काम नहीं है ब्लड को जमाना यानी बाहर में, तो इसका काम ये जमाता है बाहर में, ये अंदर में रहता है। लेकिन ये दोनों जैसे हम लोग करता है तो अपने आप देखो कभी कभी ब्लड होता है फिर बंद हो जाता है ना, किसके कारण, यही दोनों बंद कर देता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों इसको बंद कर देता है। और शरीर को जो ही बाहर आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन संपर्क होगा, बस ब्लड अपने आप क्या होगा, वहाँ जम जाता है। उसके बाद देखो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये रहित मतलब क्या होता है, मतलब फाइब्रिनोजिन रहित मतलब उसमें जो है ना इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें रहित जहाँ लिखा रहेगा मतलब उसमें नहीं, तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहेंगे। जिसमें अगर सीरम उसी को बोलेंगे जैसे मतलब हम लोग का शरीर जो कुछ कचरा नहीं निकल जाता है तो उसमें उसको सीरम बोला जाता है। प्लाज्मा यानी फाइब्रिनोजिन रहित उसमें ये नहीं रहना चाहिए, तब उसको बोलेंगे प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। यहाँ देखो लिखा है ना, अभी बोले थे ना, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड क्या रहता है उसमें कम रहता है, तो महिलाओं में रक्त पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। हम लोग जैसे भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद उसको, और भोजन पचे हुए भोजन, जो भोजन पचता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं कितना देर में पच जाता है, जैसे 8 बजे हम लोग खाना खाते हैं तो कितना देर के बाद वह पच जाएगा, तो वह 4 घंटे के बाद पच जाता है। पचने के बाद वह कहाँ चला जाता है, हम लोग जब खाना खा लेते हैं यहाँ पर, लेकिन खाना यहाँ खा लेते हैं, खाना खाने के बाद उसको बहुत सारी क्रिया करना पड़ता है, 6-7 क्रिया उसको करने के बाद तब वह जाता है, उसको पचता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं बस उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के जितना भी पार्ट्स है, अंग है, वह उसको काम करता है, पचाने काम करता है। इसलिए कहा जाता है भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जो मशीन है उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग मांस खाते हैं तो उसको देखेगा पचाने हम लोग शरीर जो है ना बहुत सारे क्रिया करना पड़ता है, लेकिन हाँ उस सब होता है उसमें, क्योंकि उसमें बोले थे उसमें शुगर का रस मिला रहता है। उसमें जो भी चीज़ अगर स्वादिष्ट ज़्यादा जो लगेगा उसमें सोचोगा खराब चीज़ का उसमें प्रयोग किया जाता ही है, जो स्वादिष्ट लगेगा उससे जल्दी पचेगा। जैसे अगर तुम मांस खा लिया, अगर तुम कच्चा मांस के किसी खा लिया ना, उससे तुमको शरीर में यानी बीमारी हो सकता है, अल्सर इसको बोला जाता है, पेट में बीमारी हो जाता है, हाँ अंदर में घाव हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर मतलब कोई मांस खाता है उसको सही से सिजा कर खाना चाहिए, नहीं तो अगर तुम वैसे कच्चा खा गया तो देखता नहीं से भी चीन आर में वो सब कहे अगर मोसो आर मिलेगा तो उसको ऐसे सीधे खा जाता है, सांप आर हो गया, उसके बाद ऐसे बिजी आर जैसे घूम रहा है, छुछनर आर जितना है उस सब वैसे खा जाता है सब वहाँ चीन आर में। इसलिए वहाँ देखता है अभी जो ये कहाँ से आया था, ये जो कोरोना वायरस जो आया था वो सब क्यों आता है, जो तुम अगर मतलब अच्छा चीज़ खाएगा तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, और जो भी तुम अगर गलत चीज़ तुम खाओगे, मांस खाओगे, तो उससे तुम्हारा शरीर भी उससे विषैला होगा ही। तो वहाँ जो था कोरोना वायरस वहीं से आया था, चीन के एक वुहान शहर है वहीं पर वहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो देखो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है, ये प्लाज्मा काम है, ये सब करता है। वही बोले हम लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं लेकिन उसको पूरा शरीर में क्रिया करना पड़ता है 6 साल। जैसे हम लोग पहले भी मुख में खाना पचना पूछेगा, हम लोग जब खाना करते हैं यह पचना कहाँ शुरू होता है, मुख से, जो ही मुख लेते हैं वहाँ से खाना क्या पचना शुरू हो जाता है। उसको ज़्यादा उसको 4 घंटा में पचता है, तब हो जाता है कहाँ पर, छोटी आंत। लेकिन जो ही अगर अपच भोजन हो गया, जैसे देखता होगा जैसे भोजियार हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई भोजन कर लेता है, या मांस रहेगा उसे ज़्यादा कर लेगा तो उसमें क्या होगा, वो फिर देखिएगा पेट में बोलेगा गैस बन जाता है। तो इसका वो हो जाता है जब अगर खाना, इसीलिए ज़्यादा खाना अगर मतलब तुमको जैसे 25% खाना है ना, जैसे अगर मतलब 100% है खाना को हमेशा 3/4 खाना चाहिए। अरे तुम यहाँ तक खाना खा लिया पेट में गैस बनेगा ही। हम लोग वैसे तो हम लोग के शरीर में क्या बनता है, हम लोग के शरीर में एक बोले थे हम लोग शरीर में वहाँ पर क्या निकलता है, जब HCl निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग के शरीर के अंदर में उसका काम क्या है, भोजन को अगर हम लोग गलाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सब्जियाँ कोई बनाता है उसमें अगर नमक नहीं डालेगा तो अब गलेगा हुआ। जैसे साग जो बनाता है, साग सब्जी बनाता है, उसमें अगर तुम नमक नहीं डालना देखेगा वह गलेगा नहीं। हम लोग के शरीर में वैसे होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें एक अम्ल निकलता है, जो ही हम लोग भोजन करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर निकलता है अम्ल HCl।
अगर जैसे अगर मतलब तुम ज्यादा भोजन कर लिया तो शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलने लगेगा, HCl निकलने लगेगा। तो उससे तुम्हारा शरीर पूरा क्या हो जाएगा, अंदर में जो होगा वहाँ पूरा अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण तुमको पेट में दर्द होगा। तब उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। उसका दुश्मन का प्रयोग जैसे हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, या इनो प्रयोग करते हैं। इनो वही होता है, तो वही सब किया जाता है इसमें। इसीलिए अगर हम लोग जब ज्यादा भोजन करेंगे तो हम लोग जो शारीरिक मशीन है तो उसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उसको पचाने में, समाप्त करने में। तो हम लोग जो अगर मतलब भोजन करेंगे वह पच गया तो कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत, और नहीं पचा तब वह चला जाएगा बड़ी आंत। तब हम लोग पेट में देखेगा, पेट फूल जाएगा, गैस बन गैस नहीं बने, इसी कारण से तो अपच भोजन हम लोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे हो गया खस्सी हो गया, इस तरह मांस जो होता है बहुत ज्यादा, यानी उसमें टार जो ज्यादा मरने वाला रबर जैसा रहेगा ना, जल्दी पचेगा नहीं। तो पचे हुए भोजन कहाँ से सुनो, पचे हुए भोजन छोटी आंत, और उसके बाद अपच भोजन बड़ी आंत। ये सब लिखा है, नहीं सबको याद रखना, जरूरत नहीं पूछेगा भी। आप ध्यान दो। उसके बाद ब्लड के दो भाग, ध्यान दो यार, ब्लड के दो भाग कौन कौन, एगो बता दे, ब्लड तो एक ठोस भाग और एक तरल भाग। अब देखो दो में लिखा है, ठोस भाग को बोलेंगे रुधिराणु बोला जाता है। बातें देख रहे हैं, ठोस भाग को बोलेंगे रुधिराणु। यह रक्त का शेष 45% भाग होता है, इसे 3 भाग में बांटा गया है। जो है ना ठोस भाग, यह कितना इसमें जो है ना, यह रक्त का यानी खून का जो रक्त, मतलब ब्लड बोलो या उसको खून बोलो या रक्त उसी बोलेंगे, का शेष 45% भाग होता है, इसे 3 भाग में बांटा गया। किसको, रुधिराणु, यानी ठोस भाग को 3 भाग में बांटा गया है। ये तीनों बहुत अच्छा है, इसलिए याद कर लेना है, तीनों से पूछा जाता है। पहला नाम है जिसको बोलेंगे RBC। RBC को हम इंग्लिश शॉर्ट में लिखा रहेगा, उसको अगर बोलेंगे इसमें पूरा नाम हिंदी बोलेंगे तो लाल रक्त कोशिकाएं बोलेंगे इसमें, या इसी बोलेंगे RBC। RBC पूरा नाम हो जाएगा रेड ब्लड कॉर्पल्स, या इसी बोलेंगे सेल्स। कॉर्पल्स बोलो या नहीं तो सेल्स बोल सकते हैं, या इसी को बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स। जो लिखे हैं यहाँ लिखा है इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट्स को उच्चारण लिख दिए हैं, इसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स। तो यह ठोस भाग में रुधिराणु 3 भाग, पहला भाग है लाल रक्त कोशिकाएं को, उसी को बोलेंगे RBC। RBC पूरा नाम होगा रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, या उसी बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन तुमको इस तरह दे देगा, एरिथ्रोसाइट्स याद रखना, इसी को बोलेंगे। यानी RBC को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। क्यों सर, यहाँ देखो। उसके बाद 2 नंबर है, अच्छा बोलो इसके बारे में लिखाएंगे पहले। इसका देखो RBC बोले थे ना इसमें, या किसके कारण, या जो लाल रक्त कोशिका होता है, या किसके कारण, तो बोले थे हीमोग्लोबिन कारण। इसका बोलो जीवन काल कितना होता है, हम लोग शरीर में सब उसका भी जीवन होता है। इसमें लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना, इसका जीवन होता है 120 दिन होता है। याद रखना, लाल बोलेंगे लाल रक्त RBC का जीवन काल कितना, 120। इसका बोलो मृत्यु कहाँ होता है, क्यों यहाँ देखो, इसका मृत्यु कहाँ होता है, पलिहाव होता है। और पलिहाव को जहाँ मतलब किसी को जलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जहाँ किसी को जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, उसी बोला था। याद रखना पलिहाव, जैसे यहाँ पे देखो नहीं कहता है कब्रिस्तान, पूछेगा हम लोग सही में जो होता है पलिहाव क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान बोला जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसको बोलेंगे, पलिहाव को बोला जाता है, क्योंकि RBC हो गया WBC, जो भी मरता है जाकर वहीं पे मरता है। तो RBC का इसका जीवन काल पूछेगा, तो इसका जीवन काल 120 दिन। इससे याद रखना, देखो यहाँ लगता है R ऐसे नहीं लगता है, RBC इसको 120 देखो नहीं हो गया। अब उसके बाद है श्वेत रक्त कोशिका है, जिसको बोलेंगे WBC। इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। देखो इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है, इसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे तो लाल रक्त कोशिका है। और उसके बाद बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स, इसको बोलेंगे WBC, या इसे बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिका है। उसके बाद 3 नंबर है प्लेटलेट्स, इसी को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स, या इसी को बोलेंगे रक्त बिंबाणु, या इसी को बोलेंगे रक्त पट्टिकाणु। ये जितना उपनाम है नहीं, उपनाम तुमको दे देगा वहाँ पर। जैसे यहाँ तुमको इसका दे देगा लाल रक्त कोशिका नहीं देगा, इसमें दे देगा एरिथ्रोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिका नहीं देगा, बोलेगा ल्यूकोसाइट्स, इसमें दे देगा तुमको थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों याद रखना। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स RBC। और उसके बाद बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स WBC। और उसके बाद बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, या उसी बोलेंगे रक्त बिंबाणु।
तो प्लेटलेट्स देखता है ना हम लोग, इससे कोरोना वायरस जब इसमें पहले जब हुआ था उसमें देखता होगा सभी को बुखार लगा होगा, बुखार लगा था ना, उसमें क्या होता है यही नहीं लगा तो इसका मतलब सुई लेने के बाद देखो कुछ सबको बुखार लगा होगा, इसका बाद नहीं लिया तुमको फिर लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो 3 को डोज मिला था ना उसमें। देखो यहाँ उसको प्लेटलेट्स अगर तुम लोग शरीर के कम हो जाएगा ना, जानता है प्लेटलेट्स कितना होता है, हम लोग के शरीर में प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है, अरे हम लोग के शरीर में प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है, इसका कितना होना चाहिए प्लेटलेट्स, लाख में होता है, अब 4 से 5 लाख तक होता है उसमें, इतना अगर इससे हम लोग कम हो जाता है, हम लोग जो बुखार लगता था इसमें यही प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और बोलो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स किस जानवर पाया जाता है, सब ज्यादा, हाँ कौन जानवर में सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स जो बकरी में पाया जाता है। इसीलिए हाँ किसी को बुखार लग जाएगा तो उसको बोलेगा उसमें बकरी का दूध खाना पड़ता है, उसको प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो बकरी का दूध खाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा उसमें प्लेटलेट्स की संख्या होता है, वह तुरंत तुमको काबू कर देगा प्लेटलेट्स। जैसे बुखार अगर लगेगा, ज्यादा बुखार लगेगा तुमको उसमें, तो यही तुमको बकरी डॉक्टर सलाह देगा बकरी का दूध खाने का सलाह देता है उसमें। आदमी फिर वो अपने उसको बुखार लगेगा, वो आदमी मतलब वो उसको बेहोश हमेशा हो जाता है। प्लेटलेट्स होगा तो बुखार लगने के बाद यह होगा, जैसे बुखार लगता है तो प्लेटलेट्स उसमें घट जाता है, जिसके कारण उसमें फिर इसको अगर बकरी का दूध खाने से इसमें प्लेटलेट्स जल्दी आ जाता है। या नहीं तो इससे पहले देखता होगा जो पपीता का पत्ता था ना, पपीता के पत्ता को उबाल करके वो पानी पीने से भी प्लेटलेट्स बढ़ता है। अगर मान लो किसी को बुखार हो गया, बुखार सही नहीं हो रहा है, तो अगर मतलब तुम डॉक्टर यहाँ जाएगा ना तो तुमको अगर 3 चीज मालूम हो जाएगा, तुम अपने इलाज कर सकता है। सबसे चेक कर लेगा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, गर्भवती महिला पपीता उसमें है उसमें रक्त और होता है, उसमें कम हो जाता है, ये प्लेटलेट्स ज्यादा हुआ दिक्कत नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं दिया जाता उसमें। ये सब जो होगा, ये सब प्लेटलेट्स ज्यादा होने फिर कम होता है, बुखार जैसे हो गया मलेरिया और बुखार होगा, देखता है ना इसमें इसमें देखो ब्लड, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन एक पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा लवक पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो लोहा पाया जाता है। कौन लोहा, इच्छर वाला लोहा, लोहा मतलब कौन इच्छर वाला लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व हो गया, जैसे हो गया हम लोग जैसे साग सब्जी खाते हैं ना, उससे भी हम लोग को लोहा पाया जाता है। तो आरबीसी में देखो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कुछ आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हाँ जैसे देखता होगा बहुत सारे चापाकल में, जो जिस चापाकल में अगर मान लो पानी तुम लोटा रख देना उसमें, और थोड़ी देर बाद अगर पीला हो जाएगा तो उससे भी क्या था, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर जिस कॉल में अगर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वह पानी पीने से तुमको डायरेक्ट किडनी पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वह किडनी खराब हो सकता है। किडनी ज्यादा खराब होगा किसी कारण, यही ज्यादा आयरन होने के कारण। जिस कॉल में क्या, हाँ डायलिसिस मशीन समझ गया इसके बारे में, आप पूछेंगे तो बता देगा सब। बोलो मुन्ना रे, हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा खून किससे पाया था, महिला में या पुरुष में, पुरुष में। महिला में उससे कितना मतलब कम आधा लीटर कम पाया जाता है। और जो उसके बाद ये याद रखना, गर्भवती महिला जो होगी उसको यानी ब्लड और कम हो जाता है। हम लोग जब सोते हैं तो बोलो उसमें हीमोग्लोबिन जो है उसका मात्रा बढ़ जाता है, घट जाता है, सोते हैं तब, सोते हैं तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन, तरल भाग को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलो। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, 90%। प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, WBC को और क्या बोलेंगे, WBC को और नाम बोलो, क्या बोलेंगे, WBC पहले पूरा नाम बोलो, WBC पूरा नाम, हाँ बोलो ना WBC पूरा नाम।
डब्ल्यू से क्या आता है, डब्ल्यू से व्हाइट नहीं होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स बोलेंगे, तो नहीं लिखा है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। और उसका अन्य नाम बोलेंगे तो ल्यूकोसाइट्स। पट्टिकाणु किसको बोलेंगे, पट्टिकाणु बोलो, देखने लिखा है लास्ट वाला में, पट्टिकाणु बोलो उसको, या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त बिंबाणु। हम लोग ब्लड जो लाल ही क्यों होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हम लोग शरीर में परिवहन का मुख्य अंग कौन है, परिवहन करने का मुख्य अंग कौन है, शरीर कौन सा भाग है, हृदय है। प्रोटीन को कितने भाग में बांटा गया है, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, हम लोग शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन 7% होता है, तो कितने भाग में बांटा गया, देखो फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है, बोलो, जमाना, जमने नहीं देता ये, लेकिन ये दोनों क्या करता है, जमा देता है। बोलेंगे इसमें आरबीसी, बोलो इसका जीवन काल कितना, आरबीसी का जीवन काल, और WBC का 2 से 4 या 3 से 4, वो भी सही है, 2 से 4 2 से 5 दिन तक होता है, प्लेटलेट्स का 3 से 5 सही है। उसके बाद बोलो तो हम लोग जब भोजन करते तो पचता है कहाँ जाकर, पूर्ण रूप से पच जाता है, और उसके बाद अपच भोजन बढ़िया, कितना देर हम लोग खाना खाने के बाद पच जाता है पूर्ण रूप से, 4 घंटा, लगभग 4 घंटा में पच जाता है। इसीलिए 4 घंटा के बाद खाना खाना चाहिए, ये नहीं तुम एक बार भी खाया और फिर जाकर खाना खा लेना, फिर वो एगो पचा नहीं है, फिर वो भी जाकर वहाँ फंस जाएगा। रक्त का शेष 45% होता है, उसको क्या बोलेंगे, रुधिराणु बोला था। रक्त हम लोग जो है ना 45% शेष भाग होता है, उसको रुधिराणु बोलेंगे। रहने तो इसके बाद कल बताएंगे इसके बारे में।